हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अपन फाइनली अपने लास्ट लेक्चर के ऊपर आ चुके हैं, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो अपने को स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं। तो ये स्टार्ट करने के पहले एक तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि पहला बैच जो मैंने लिया है कॉस्टिंग सब्जेक्ट का, और वो कंप्लीट होने वाला है आज। मुझे याद है 28 मई को फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे। एंड हम लोग 3 महीने के अंदर एक एक घंटे की ही क्लास लेते हुए इस सब्जेक्ट को आसानी से कंप्लीट कर पाए। और उसके अलावा हमने साथ में क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। तो कंप्लीट कवरेज है, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, और उसके अलावा जो अपने क्वेश्चंस रिमेनिंग है आरटीपी, एमटीपी और पास पेपर्स के, वो मैंने आपको टेस्ट पैटर्न में चैप्टर वाइज फॉर्मेट में आईसीएआई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बना के दिए हुए हैं। वो मैं रेगुलरली अपलोड करता हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो अब तो सिर्फ लास्ट चैप्टर का ही बचा हुआ है अपना एक टेस्ट, और थोड़े टाइम के बाद मैं डेफिनेटली उनके डिस्कशन के ऊपर लेक्चर्स लेके आ जाऊंगा। तो उन क्वेश्चंस का डिस्कशन अपना रिमेनिंग है, मुझे याद है, और वो अपन करने वाले। उसके अलावा एक चीज़ जो अपन ने यहाँ पर छोड़ दी है अभी के लिए, वो है अपना केस स्टडी। तो बहुत सारी केस स्टडीज़ इसके अंदर भी कवर थी, यानी कि अपनी स्टडी मटेरियल के अंदर और अपनी बुक के अंदर भी कवर की गई है। तो वो अपन साथ साथ में डिस्कस कर रहे थे। बट अपने को इंस्टीट्यूट एक सेपरेट बुक देता है केस स्टडी की। उसके अंदर जितनी केस स्टडीज़ दी हुई है इंस्टीट्यूट ने, वो अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं करी है। तो उनका डिस्कशन अपना रिमेनिंग है, और इन दोनों के बारे में ही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पहले, बिफोर स्टार्टिंग विद द लेक्चर। तो अपना रिमेनिंग पोर्शन जो है अब सिर्फ आरटीपी, एमटीपी एंड पास पेपर्स के क्वेश्चंस का है, और इंस्टीट्यूट ने जो दी हुई है केस स्टडीज उनका है। तो केस स्टडीज का डिस्कशन थोड़े टाइम के बाद उसके ऊपर लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे, तो आपको कंप्लीट एक सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं मेरे एंड पे कुछ वर्क कर रहा हूँ केस स्टडीज के रिगार्डिंग। मैं चाह रहा हूँ कि आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन रेडी कर दूं जिसकी मदद से आप लोग किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको केस स्टडी पूछी जाती है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। और पहले उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको कैसे पढ़ना है, इंटरप्रेट कैसे करना है, क्या रिक्वायर्ड है अपनी साइड से, अपने को क्या लिखना है आंसर में और किस तरह से लिखना है, उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आपके लिए एक सोल्यूशन रेडी कर दूं, ताकि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी केस स्टडी अगर आपसे पूछी जाती है तो उसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाओ। और अपने को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केस स्टडीज पता है, जो अपने पास है अवेलेबल, उनके ऊपर जो डिस्कशन अपना पेंडिंग है वो तो होने ही वाला है। तो उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वर्क कर रहा हूँ, ऐसा काम कर रहा हूँ जो आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। तो ये अपना थोड़ा सा एक सीक्रेट है, आप किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का वर्क कर रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का वर्क आपको देखने को मिलेगा, कंप्लीटली कलरफुल और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग केस स्टडीज़ को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और आसानी से याद भी कर पाओ, और कैसे उसमें लिखा हुआ है वो समझना, साथ में मेन पॉइंट के ऊपर टारगेट करना, फोकस करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर कवर कर रहा हूँ, और इस तरह का एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इस बात की श्योरिटी मैं नवंबर वाले स्टूडेंट्स को नहीं दे पाऊंगा कि मैं सारी केस स्टडीज आप लोगों के एग्जाम होने के पहले डिस्कस कर पाऊंगा क्या। ऑल्दो मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाला हूं कि मैं सारी की सारी केस स्टडीज आपके लिए एक बार अच्छी तरह से डिस्कस कर लूं और इस तरह का कुछ प्रोडक्ट आपके लिए लेके आ जाऊं। बट इन केस अगर नहीं कर पाता हूं तो जितनी ज़्यादा हम कर पाएंगे उतनी ज़्यादा हम डेफिनेटली करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा जो अपने क्वेश्चंस रिमेनिंग है आरटीपी, एमटीपी, पास पेपर्स का, आप थोड़े दिन का गैप लीजिए जहां पर आप लोग इन टेस्ट पेपर्स को आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद मैं लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो कि अभी तक अपन ने बुक के अंदर कवर नहीं किया है। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस बुक के रिपीट होते हैं या फिर पैटर्न एकदम सेम टू सेम होता है। तो वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ में डिस्कस नहीं करने वाला हूं, बिकॉज हम लोग वो ऑलरेडी चैप्टर पढ़ते वक्त बुक के अंदर वो डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो नए क्वेश्चंस रहेंगे उनका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। और उसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट आता है तो डेफिनेटली आप लोग मुझे लिख सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम उसका रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आई वुड सजेस्ट यू एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्लीज कॉमेंट सेक्शन में किसी भी तरह का डाउट मत लिखिएगा, ताकि
मैं आसानी से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, मेरे लिए पॉसिबल हो जाता है आपको बहुत ही आसान तरह से एक्सप्लेन करना, और आपके लिए भी वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर मैं आपके एक्सप्लेनेशन को ऑडियो नोट से भेज दूँ, यानी कि ऑडियो नोट बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दूँ, तो आपके लिए समझना और मेरे लिए समझाना दोनों के लिए आसान हो जाता है, जो कि कमेंट सेक्शन में करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग प्लीज़ मुझे किसी भी तरह का डाउट कमेंट सेक्शन में ना पूछते हुए व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के ऊपर ही मैसेज करें, या फिर आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं ईमेल के ऊपर भी तो ऑडियो नोट भेज ही सकता हूँ। तो इस तरह से अपना डाउट सेशन भी चलता रहेगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक बुक को ऑर्डर नहीं किया है तो आप बुक ऑर्डर कर सकते हो, वो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। वेबसाइट के बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, www.ऐसीजीत.com, इसके ऊपर आप जाइए और वहाँ पर जाके आप बुक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा हमने बुक और वेबसाइट के लॉन्च होने पर एक वीडियो अपलोड किया था, तो आप अगर मेरे चैनल में ढूंढेंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, आप उसको एक बार सुन लीजिएगा तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू नीड एनी फर्दर डिटेल्स अबाउट द बुक तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अब रह जाती है एक बात जो कि उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया है। मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया था कि मैं आपको बुक सेल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको क्विक रिवीजन लेक्चर सेल कर रहा हूं, उनके साथ में आपको बुक प्रोवाइड की जाती है, राइट। तो ये बुक डिटेल्ड है, यानी कि इसके अंदर कंप्लीट कवरेज है, बट वो मैं देता हूं आपको क्विक रिवीजन वीडियोस के साथ में। अब ये क्विक रिवीजन वीडियोस कब तक आ जाएंगे और आपको कब तक इसका एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो ये जो क्विक रिवीजन चेन वीडियोस होंगे ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगे, ये डेफिनेटली प्राइवेट मोड में उनके लिए अवेलेबल होंगे जो कि ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं या फिर प्लेस करते हैं आगे, तो उनको इसका एक्सेस दे दिया जाएगा। ये लेक्चर होने के बाद में अब जो मेरे पहले रिकॉर्डिंग होंगे वो होंगे क्विक रिवीजन चेन वीडियोस के। तो 12 चैप्टर है, उनको अपन एक क्विक क्रिस्प मैनर में डिस्कस करेंगे, बट ट्राई करेंगे कि अपन कंप्लीट कवरेज कर सकें उसका भी। अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसके अंदर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बट सारे के सारे टॉपिक्स अपन डिस्कस उसमें करने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये वीडियोस मैं अब बनाऊंगा और उनको मैं अपलोड कर दूंगा प्राइवेट मोड में, और वो आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएंगे। ओके, अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दिस टॉपिक, बट इसके अंदर अपने को एक स्पेशल पार्ट पूछा गया है, वो है कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंस कैलकुलेशन का। तो अनकंट्रोलेबल एंड कंट्रोलेबल वेरिएंस आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने को मिलेगा, यानी कि एक नया क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। ये क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, इनफैक्ट ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है आरटीपी, एमटीपी और पास्ट पेपर्स में, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। इसको आप एक बार बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ के ये समझना सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अगर आप इसको समझ गए अच्छे से तो डेफिनेटली आपका वो जो चार्ट अपन बनाने वाले हैं वो बन जाएगा, एंड एक बार चार्ट बन गया उसके बाद तो इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाने वाला है। तो आप इसको एक बार बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे एंड देन लेट्स सॉल्व इट।
तो देखा आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। इस क्वेश्चन में अपने को PTKLL नाम की एक कंपनी के बारे में बताया हुआ है जो कि पेट्रोल मैन्युफैक्चर करती है। इसको इन्होंने लिखा हुआ है P, बट अपन मान लेते हैं पेट्रोल मैन्युफैक्चर करती है। अब ये पेट्रोल को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ कर सकती है दो तरह के रॉ मटेरियल्स, एक है PG और एक है PD। दोनों के ही 2.5 kg अपने को लगते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ P। अब इसने डिसाइड किया है कि ये लोग पीजी को यूज़ करेंगे क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, एंड पीजी का रेट इन्होंने दिया हुआ है 1.5 रुपीज़ पर केजी। मार्केट मूवमेंट्स होने की वजह से प्राइजेस चेंज हुई है, एंड अगर अपन लोग एफिशिएंटली परचेज करते तो फिर कॉस्ट रहता पीजी का 2.25 रुपीज़ पर केजी एंड पीडी का 2 रुपीज़ पर केजी। इसके बाद अपने को एक्चुअल डेटा दिया हुआ है जहाँ पर इन्होंने बताया है कि 1000 यूनिट्स ऑफ पी प्रोड्यूस किए गए हैं। यूज़ अपन ने पीजी को किया है, उसका अपन ने 2700 kgs यूज़ किया है एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 6480। तो ट्रेडिशनल वेरिएंस एनालिसिस से अपने को कैलकुलेट करना है मटेरियल वेरिएंस, और उसके बाद प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस को अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी सोल्यूशन मेंशन करके रखा है, लिख के रखा है। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने को दिया हुआ है 1000 यूनिट्स मुझे मैन्युफैक्चर करना है और 2.5 kg पर यूनिट मैं यूज़ करता हूँ एज पर माई स्टैंडर्ड्स। तो मेरा क्वांटिटी हो जाएगा 2500 kgs और प्राइस अपने को दिया हुआ है 1.5। तो बहुत सिंपल था पहला पार्ट तो, बट अब जो पार्ट अपने को दिया हुआ है उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अपने डिसीजन के हिसाब से अपन ने ये डिसाइड कर लिया था कि अपन पीजी को यूज़ करने वाले हैं क्योंकि वो चीपर है देन पीडी। बट अगर अपन ने सही डिसीजन लिया होता तो शायद अपन ये समझ पाते कि पीडी विल एक्चुअली बी चीपर देन पीजी। तो ये अपने कंट्रोल में है, बट उसका प्राइस कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है वो अपने कंट्रोल में नहीं है, राइट। तो अपन क्या करने वाले हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल का बाइफरकेशन करने वाले प्लानिंग वेरिएंस के अंदर ही। तो अपन सबसे पहले तो ले रहे हैं पीडी का प्राइस अपने को 2 रुपए का पड़ता। तो ये जो 1.5 से 2 का डिफरेंस है वो तो मेरा अनकंट्रोलेबल फैक्टर है कि अगर मेरा प्राइस एक्चुअली में इंक्रीज हो जाता है तो फिर मेरा अनकंट्रोलेबल है। बट जो कंट्रोलेबल है वो ये है कि अगर अपन ने डिसीजन लिया होता कि मैं पीडी को यूज करूंगा तो फिर अपने को 2 रुपए में पड़ जाता। तो अपना अनकंट्रोलेबल कंट्रोलेबल अलग होता ही नहीं, अपना पूरा ही प्लानिंग वेरिएंस निकल जाता। बट हुआ क्या यहाँ पर, हुआ ये है कि अपन ने डिसीजन गलत ले लिया पीजी को यूज करने का, और 2 रुपए और 2.25 का जो डिफरेंस है वो अपने कंट्रोल में होता। अगर अपन ने सही डिसीजन लिया होता तो वो अपना कंट्रोलेबल था, राइट। अगर अपन ने डिसीजन ले लिया होता कि मैं पीडी को यूज करके मैन्युफैक्चर करूंगा तो फिर मेरा वो 0.25 का डिफरेंस हट जाता है, यानी कि वो 0.25 से एक्स्ट्रा मुझे पे नहीं करना पड़ता ना पर केजी। तो ये अपना होता है प्लानिंग कंट्रोलेबल, और प्लानिंग अनकंट्रोलेबल तो होता है कि मेरा प्राइस जनरली इंक्रीज हो गया, यानी कि मैंने 1.5 के बेसिस पर मेरे स्टैंडर्ड्स बना दिए थे, बट पीडी का प्राइस अपन देखते हैं रिवाइज सिनेरियो में तो वो 2 रुपए दिखता है। तो इतना तो अनकंट्रोलेबल है। बट कंट्रोलेबल क्या है कि अगर अपन ने डिसीजन सही ले लिया होता तो वो 0.25 बच जाता। ओके, सो प्लानिंग अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल अपन ने अलग कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद तो अपना नॉर्मली जैसे चलता है ऑपरेशनल यूसेज और ऑपरेशनल प्राइस वैसे ही अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। सो योर ऑपरेशनल यूसेज इज SQ मल्टीप्लाइड बाय SP कंपेयर्ड विद AQ मल्टीप्लाइड बाय SP, यानी कि आपका क्वांटिटी डिफरेंस यहाँ पर निकलने वाला है, प्राइस सेम रखने वाले हैं अपन, और ऑपरेशनल प्राइस के अंदर आपका प्राइस अलग हो जाएगा और क्वांटिटी सेम रहेगा। सिंपल है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो अपने को पता है 2500 है और एक्चुअल क्वांटिटी अपने को दी हुई है 2700 है, एंड द प्राइस इज 2.25। तो अपन यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, एंड देन ऑपरेशनल प्राइस का वेरिएंस भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज अपने को स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई है 2.25, एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है 2700, एंड देन अपने को एक्चुअल कॉस्ट जो अपन ने इनकर करी है मटेरियल की 6480 वो भी दी हुई है। तो अपन इसके बीच में कंपैरिजन करते हैं तो अपना यहाँ पर भी वेरिएंस कैलकुलेशन हो जाता है। इस तरह से आप टोटल प्लानिंग एंड टोटल ऑपरेशनल वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, एंड देन उसका टोटल आप करोगे तो टोटल वेरिएंस भी आपका आ जाएगा। तो इस तरह से अपना ये सोल्यूशन होता है। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है वो ये है कि अपना प्लानिंग अनकंट्रोलेबल और प्लानिंग कंट्रोलेबल कैसे सेपरेट हुआ। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। इस आंसर को आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा आंसर को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ये, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। सो आपने पढ़ा ही है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन इसमें करना है। पहले ट्रेडिशनल वेरिएंस एनालिसिस से कैलकुलेशन करना है, उसके बाद में प्लानिंग और ऑपरेशनल से कैलकुलेट करना है, एंड देन रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। तो डायरेक्टली इसके सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर जितना अपने को पैराग्राफ में दिया हुआ है वही का वही टेबल के अंदर भी मेंशन किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के अपने को क्विकली समझ में आ जाना चाहिए कि टेबल के अलावा हमको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। राइट, चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। जो इस सोल्यूशन के अंदर बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, जैसे कि अपन हमेशा किया है प्लानिंग एंड ऑपरेशनल के अंदर। तो अपना सबसे पहले तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस आ जाता है। देन अपन रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज पर आर रिवाइज स्टैंडर्ड्स वो ले लेते हैं। तो अपना रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस आ जाता है। इन दोनों का कंपैरिजन होता है प्लानिंग यूसेज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी का डिफरेंस अपन निकाल रहे हैं। देन प्राइस का डिफरेंस निकालते हैं, तो आर एस क्यू यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस and comparison with revised standard quantity multiplied by revised standard price। तो ये भी अपना आ जाता है कैलकुलेशन होके। तो यहाँ पर अपने प्लानिंग वेरिएंसेस तो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आता है ऑपरेशनल यूसेज एंड ऑपरेशनल प्राइस। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस का कंपैरिजन एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस से होता है। तो यहाँ पर भी सिर्फ क्वांटिटी का ही डिफरेंस है। एंड देन एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस का कंपैरिजन होता है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस के साथ में। तो वहां पर सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है। तो इस तरह से आपका ऑपरेशनल वेरिएंसेस भी कैलकुलेट हो जाता है। अब ये अपन ने निकाल लिया है एडवर्स फेवरेबल, अपने को पता ही है। आई होप आपको अभी तक तो रट गया होगा जो अपना टेक्निक है कि अगर अपन लोग कॉस्ट वेरिएंसेस के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फिर अपना क्या होता है, राइट माइनस लेफ्ट या फिर लेफ्ट माइनस राइट। तो इसमें अपना कैलकुलेशन होता है लेफ्ट माइनस राइट। ठीक है, और अगर अपन लोग सेल्स वेरिएंसेस के अंदर जाते हैं तो फिर कैलकुलेशन कैसे होता है, राइट माइनस लेफ्ट। माइनस आया तो एडवर्स और प्लस आया तो फेवरेबल। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा सोल्यूशन तो कर ही सकते हैं, बट उसके बाद अपने को करना पड़ेगा इसको इंटरप्रेट। तो इंटरप्रिटेशन में अपन लोग ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो सिर्फ प्लानिंग वेरिएंसेस की वजह से हो रहा है, बट ऑपरेशनल यूसेज और ऑपरेशनल प्राइस को देखते हैं तो अपने को एक्चुअल सिचुएशन पता चलती है। तो थोड़ा सा तो अपन लिखेंगे प्लानिंग और ऑपरेशनल के बारे में, उसके बाद इंटरप्रिटेशन में फिगर्स को यूज करेंगे। तो फिगर्स को देख के ये पता चल रहा है कि अपन ने प्राइस कम पे करी है कंपेयर टू आर रिवाइज स्टैंडर्ड्स। तो हो सकता है कम प्राइस पे करने की वजह से जो अपने को प्रोडक्ट मिला है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जिसकी वजह से अपना जो यूसेज वेरिएंस है वो एडवर्स दिख रहा है। अब डेफिनेटली जो एडवर्स दिख रहा है यूसेज वेरिएंस वो अपने प्राइस वेरिएंस से ज्यादा है। तो ऑल इन ऑल आपका जो ऑपरेशनल वेरिएंस होता है वो नेगेटिव दिखता है, यानी कि एडवर्स दिखता है, और उसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि आपका परफॉर्मेंस पुअर रहा था। ओके, तो ये होता है अपना इंटरप्रिटेशन। बहुत ही सिंपल सा इंटरप्रिटेशन था, इसके अलावा आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले प्लानिंग एंड ऑपरेशनल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, एंड देन अपने को फिगर्स को यूज करके इस तरह का एक इंटरप्रिटेशन देना है। ओके, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। इस आंसर को भी आप क्विकली नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा इस आंसर को। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा एंड देन उसको अपन डिस्कस भी करते हैं और फिर सॉल्व भी करते हैं। तो थिंक आपने रीड कर लिया होगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर अपने को बेसिकली इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है स्टैंडर्ड्स का, एक्चुअल्स का और रिवाइज स्टैंडर्ड्स का। तो इसके अंदर अपने को सेल्स प्राइस का डिफरेंस बताया हुआ है कि कैसे अपने स्टैंडर्ड प्राइस अलग था, अपना जो रिवाइज स्टैंडर्ड होना चाहिए था वो अलग था और एक्चुअल अलग था। फिर अपने को मटेरियल के अंदर दिया हुआ है, लेबर के अंदर दिया हुआ है। इसमें जो अपने लेबर होता है वो सर्किट डिजाइनर्स होते हैं, राइट। तो इसके बेसिस पर अपने को कैलकुलेशन करना है और अल्टीमेटली कॉमेंट करना पड़ेगा। जो इनका मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसने कहा है कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो रहा है वो सेम रहा है, यानी कि आपका ऑल इन ऑल वेरिएंस जो रहेगा वो जीरो रहेगा और हम लोग फुली एफिशिएंट है क्योंकि आपका जो फाइनल कंट्रीब्यूशन है वो ओरिजिनल बजट के इक्वल हो रहा है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि आपका वेरिएंस जो रहा है वो जीरो रहा है। तो अपने को क्वार्टर का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है, वेरिएंस एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने को कैलकुलेशन करना है पहले तो और फिर कमेंट करना पड़ेगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट के व्यू के ऊपर। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट के व्यू के ऊपर जो कमेंट रहेगा वो अपना मेन पार्ट है और सोल्यूशन जो अपन कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं वो सपोर्टिंग पार्ट हो जाएगा। ओके, तो पहले अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं एंड देन फिर अपन कमेंट करते हैं। तो इस तरह से अपना एक सोल्यूशन बनने वाला है। सबसे पहले अपन सेल्स के अंदर वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अपन मटेरियल के अंदर कैलकुलेट करेंगे एंड देन लेबर के अंदर भी कैलकुलेट करेंगे। तो अपना जो सोल्यूशन होने वाला है यानी कि जो कैलकुलेशन होने वाला है वो तो बहुत सिंपल है। जैसा अपना हमेशा फॉर्मूला चलता है प्लानिंग एंड ऑपरेशनल का वैसा ही है। सिर्फ आपको फिगर्स पुट करते जाने अपने चार्ट के अंदर और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस अपन ले लेते हैं। अपने को क्वांटिटी दी हुई है 2000 यूनिट्स की और प्राइस दिया हुआ है 50 रुपीज़। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आपका सेम है, यानी कि आपके रिवाइज सिनेरियोज में भी जो आपका यूनिट सोल्ड होने वाला है वो तो सेम ही रहने वाला है। रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस अपने को बता रखा है कि अपन 82.5 रुपीज़ में सेल कर सकते थे। फिर अपन ने एक्चुअल्स के साथ में जब कंपैरिजन किया तो क्वांटिटी तो सेम ही है बट प्राइस अपन ने देखा तो 79 में हमने सेल किया है। तो आपके प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस
कैलकुलेट हो जाएंगे अपने फॉर्मूले के हिसाब से। एंड देन अपन लोग जाएंगे मटेरियल वेरिएंसेस के ऊपर, तो वहां भी फॉर्मूला एकदम सेम है। अपने को स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ है, अपने पास स्टैंडर्ड प्राइस है, अपने पास में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो कि सेम है स्टैंडर्ड क्वांटिटी जितनी। तो आपका प्लानिंग यूसेज नहीं निकलेगा, यहाँ पर प्लानिंग प्राइस निकल रहा है क्योंकि अपना रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस अलग है। उसके बाद में ऑपरेशनल यूसेज अपने को देखने को मिलता है, बिकॉज योर एक्चुअल क्वांटिटी डिफर्स फ्रॉम द रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, योर एक्चुअल प्राइस इज ऑल्सो डिफरेंट, तो आपको वहां पर ऑपरेशनल प्राइस वेरिएंस भी कैलकुलेट करने को मिल जाता है। तो इस तरह से अपने मटेरियल के अंदर भी वेरिएंसेस आ जाते हैं। फिर अपन जाते हैं लेबर के ऊपर, तो वहां भी अपने फॉर्मूले सेम टू सेम है और वहां पर भी अपन लोग कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि अपने को सारा डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ओके, इसको अपन ने यूज किया और फिर अपना वेरिएंस कैलकुलेट हो गया है। अब इस वेरिएंस के बेसिस पर अपने को कमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं प्लानिंग वेरिएंस को अलग ले लेता हूं और ऑपरेशनल वेरिएंस को अलग ले लेता हूं। तो वो मैंने ले लिया है। प्लानिंग वेरिएंस मेरा टोटल में आता है 16,500 फेवरेबल और ऑपरेशनल वेरिएंसेस मुझे दिखता है 16,500 एडवर्स। तो डेफिनेटली आपका बजट और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मैच होगा क्योंकि आपके जो ओवरऑल वेरिएंस हो रहा है वो जीरो आ रहा है क्योंकि आपका ऑपरेशनल नेगेटिव 16,500 का है और आपका प्लानिंग 16,500 फेवरेबल है। तो इस तरह से आपका टोटल वेरिएंस तो जीरो आ रहा है। बट अगर अपन लोग बात करते हैं अपनी एफिशिएंसी की, अपने परफॉर्मेंस की, तो फिर अपन लोग ऑपरेशनल वेरिएंसेस को यूज करके अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं और इसके बेसिस पर अपन देख सकते हैं कि अपन लोग सेल्स प्राइस में एडवर्स पे है, मटेरियल यूसेज और मटेरियल प्राइस में भी हम लोग एडवर्स पे हैं। और इन एडवर्स वेरिएंसेस के पीछे अपने को रीजन आइडेंटिफाई करके वहां पर करेक्टिव एक्शन लेना जरूरी है ताकि अपन वो रूट कॉज को एलिमिनेट कर पाए। राइट, अब अपना कंट्रोल पर्सपेक्टिव जो था वो अपना फुलफिल हो जाएगा, यानी कि अपना जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो एफिशिएंटली रन करने लग जाएगा बिकॉज अपन लोगों ने वेरिएंस कैलकुलेट किया, उसके बाद उसका एनालिसिस किया, फिर अपन ने उसके रूट कॉज आइडेंटिफाई करके वहां पर करेक्टिव एक्शन ले लिया है। तो इस तरह से आपका वर्क करता है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो बात कह रहा है कि आपका ऑल इन ऑल मैच होता है एक्चुअल और बजटेड कंट्रीब्यूशन, तो वो बात सही है। बट उसके पीछे जो रीजन रहा है उसमें 16,500 का फेवरेबल तो प्लानिंग वेरिएंस था जिसको फायदा ले रहा था। बट अपन ने ऑपरेशनल के बेसिस पर ये देखा कि 16,500 से एडवर्स दिखता है और अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है कि अपना परफॉर्मेंस जो रहा है वो पुअर रहा है, जिसका रीजन अपन आइडेंटिफाई करेंगे तभी अपन उसको करेक्ट कर पाएंगे। तो आपको वेरिएंस एनालिसिस करने की ज़रूरत है यहाँ पर और मैनेजमेंट अकाउंटेंट का व्यू गलत है। तो इस तरह से आप कमेंट भी लिख दोगे। आप चाहो तो अपने आंसर के अंदर या फिर अपने कमेंट के अंदर इन वेरिएंसेस को यूज़ करके, यानी कि नंबर्स को यूज़ करके उसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन और डाल के अपने आंसर को और भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन हो जाता है। अब इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा आंसर को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच वाले टॉपिक के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार स्टार मार्क कर लीजिए और इसको आपको एक बार फिर से खुद से सॉल्व करके देखना ही है आफ्टर दिस लेक्चर एंड्स। तो ये आप एक बार रीड कीजिए, फिर अपन इसको डिस्कस भी करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो थिंक आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल है, अपने को जो लिखा हुआ है वो पढ़ना आसान है। अपने को यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रॉफिट दिया हुआ है 56 रुपीज़ का, उसके बाद अपने को बजटेड और एक्चुअल डेटा दिया हुआ है। बट प्रॉब्लम स्टार्ट होती है यहाँ से। अपने को शुरुआत में तो कहा है कि रिकनसाइल करो बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट को विद द हेल्प ऑफ वेरिएंसेस अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कन्वेंशनल मेथड। तो कन्वेंशनल मेथड तो अपना नॉर्मल वाला है, उससे अपन कर सकते हैं। बट सेकंड में अपने को बताया रेलेवेंट कॉस्ट मेथड। पहले पार्ट में अपने को अज्यूम करना है कि मटेरियल स्केर्स है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है उनका 20,000 kgs तक का। फिर सेकंड पार्ट में अपने को बोला गया है कि लेबर आवर्स लिमिटेड है और अवेलेबल आवर्स है 16,000 आवर्स। और थर्ड वाले में अज्यूम करना है कि कोई स्केर्स इनपुट नहीं है, और उसके बाद भी अपने को रेलेवेंट कॉस्ट मेथड को यूज करके कैलकुलेशन करना है। और फिर अपने को बी पार्ट में पूछा हुआ है कि अपने को एफिशिएंसी के ऊपर कमेंट करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्स मैनेजर फॉर नॉट यूजिंग स्कैर्स रिसोर्सेज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है उसके ऊपर कमेंट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले तो, और उसके बाद समझते हैं कि कैसे अपन रेलेवेंट कॉस्ट मेथड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बनाया हुआ है अपना बजटेड डेटा। प्रोडक्शन और सेल्स का अपने को क्वांटिटी दिया हुआ है बजटेड के अंदर 2000 यूनिट और एक्चुअल के अंदर दिया हुआ है 1800 यूनिट्स। तो अपने को बजटेड डेटा को एक्चुअल के लिए बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल्स का कैलकुलेशन क्या होगा, अगर मैं 2000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए
20,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल यानी कि 20,000 केजीज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल को कंज्यूम करता हूँ एज पर माई स्टैंडर्ड्स, तो 1800 यूनिट्स को बनाने के लिए मुझे कितना करना चाहिए, 18,000 केजीज, राइट। बट एक्चुअल में मैंने 20,000 केजीज को यूज़ किया है। डायरेक्ट लेबर मैं देख रहा हूँ तो उसके लिए भी अपना कैलकुलेशन सिमिलर वे में हो जाएगा, तो आपका 14,400 आवर्स आ जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड्स अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ओवरहेड्स के लिए अपने को बताया हुआ है कि ये आवर्स बेसिस पर चल रहा है, यानी कि बेस्ड ऑन द लेबर आवर्स अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं और अपने को रेट दी हुई है 3 रुपीज पर आवर। तो अपने आवर्स आ गए डायरेक्ट लेबर के कैलकुलेशन में 14,400 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएगा बजटेड, और मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड भी आ जाएगा। ओके तो अपन ने अपना डेटा पहले एक बार अरेंज कर लिया है। उसके बाद अपन निकाल रहे हैं मटेरियल यूसेज। मटेरियल यूसेज निकाला, मटेरियल प्राइस क्यों नहीं निकाला, क्योंकि मटेरियल प्राइस आपका सेम है बजटेड और एक्चुअल में भी, तो आपका मटेरियल यूसेज ही निकलने वाला है। वो आपने निकाल लिया तो आपका आ जाएगा 18,000 और 20,000 का कंपैरिजन मल्टीप्लाइड बाय 4 जो कि अपने को दिया हुआ है पर केजी प्राइस, तो आपका 8,000 का एडवर्स दिखता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वहां पर भी अपना रेट से मैं इसलिए रेट वेरिएंस नहीं निकलने वाला, एफिशिएंसी वेरिएंस निकलेगा तो 14,400 माइनस 14,800 मल्टीप्लाइड बाय 8, अपने को 8 दिया हुआ है पर आवर रेट फॉर लेबर, तो अपना 3,200 का एडवर्स वेरिएंस अपने को देखने को मिलेगा। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स का भी एफिशिएंसी अपन निकाल लेते हैं, तो वहां पर भी अपने नंबर ऑफ आवर्स तो सेम ही रहने वाले हैं 14,400 और 14,800 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आपका यहाँ पर 1,200 से एडवर्स आपको दिख जाएगा आपका वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एंड देन फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में यहाँ पर निकाल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले याद करते हो और आपको फॉर्मूले याद आ रहे होंगे तो अपना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम वेरिएंस ही निकलने वाला है। तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आता है अपना 14,400 माइनस 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 4,800 का एडवर्स अपने को दिखता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस भी मैंने निकाल लिया है। अब रह गया मेरा सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस और सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस। अब मैंने सेल्स मार्जिन निकाला तो सेल्स कंट्रीब्यूशन भी क्यों निकाला, तो इसका रीजन यह है कि रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच में अपन लोग कभी भी फिक्स्ड ओवरहेड्स को यूज करते हैं क्या, तो कभी नहीं करते। तो मार्जिन तो अपना यूज नहीं होना चाहिए अगर अपन लोग रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच पे जा रहे हैं, तो इसलिए अपने को उसके अंदर जब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो कंट्रीब्यूशन वेरिएंसेस को यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ मार्जिन वेरिएंसेस, राइट। तो सेल्स मार्जिन वेरिएंस तो मैंने मेरे कन्वेंशनल मेथड के लिए निकाल लिया है, और सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस मैंने निकाला है मेरे रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच के लिए। ओके तो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस निकाला है 1800 माइनस 2000 मल्टीप्लाइड बाय 56। सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस भी अपन ने निकाल लिया, तो वो भी अपना आ चुका है 1800 माइनस 2000 मल्टीप्लाइड बाय 80। ये 80 का कंट्रीब्यूशन अपन ने कैसे निकाला, तो अपने को कंट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है ना स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन की टेबल क्वेश्चन के अंदर, वहां पर से आप प्रॉफिट को लोगे, उसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स को ऐड कर दोगे, तो 56 प्लस 24 तो ये हो जाएगा आपका 80 रुपीज, राइट। कंट्रीब्यूशन भी आ गया। अब अपने को बनाना है रिकंसिलिएशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल मेथड तो बहुत ही सिंपल है, अपने को बजटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, अपने को सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस लेना है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस लेना है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस लेना है, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस को लेना है, और अपना एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। बट जब अपन रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच में जाते हैं तो फिर अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस आपको देखने को नहीं मिलने हैं, और सेल्स वेरिएंसेस के अंदर आपको मार्जिन वेरिएंसेस नहीं लेने, कंट्रीब्यूशन वेरिएंसेस लेने। इसके बाद जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि अपन यहाँ पर कंसिडर करते हैं द कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। ओके द कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, इस टर्म को आप दिमाग में रखिएगा, और उसके बाद अपन समझते हैं कि अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो पहले पार्ट में अपने को बताया हुआ है कि आपका मटेरियल जो है वो स्केर्स है, वो 20,000 यूनिट्स तक ही अवेलेबल है, यानी कि 20,000 केजीज ही अवेलेबल है मटेरियल के। तो उसके बेसिस पर अपना वेरिएंस अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अपना लेबर वेरिएंस तो जितना अपन ने कैलकुलेट किया कन्वेंशनल के अंदर उतना ही रहने वाला है। वेरिएबल ओवरहेड का जो वेरिएंस अपन ने कन्वेंशनल के अंदर कैलकुलेट किया वो उतना ही रहने वाला है। डिफरेंस आएगा तो मटेरियल यूसेज में आएगा और आपके सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर आएगा। अब इसका रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए अपन चलते हैं नोट 1 के ऊपर और पढ़ते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है। तो अगर अपन लोग 20,000 केजीज के मटेरियल पर रेस्ट्रिक्टेड है, तो अपन अगर मटेरियल को एफिशिएंटली यूज करते तो हम लोग 2,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर पाते, राइट। बट अपन ने एक्चुअल में प्रोड्यूस किया है 1,800 यूनिट्स को। तो ये जो 200 यूनिट्स अपन नहीं बना पाए हैं,
जिसके ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन जा रहा है, उसमें सेल्स मैनेजर की गलती है या फिर प्रोडक्शन का जो हेड है उसकी गलती है, तो डेफिनेटली अपन कह सकते हैं कि प्रोडक्शन हेड की गलती है। क्योंकि अगर उसने मटेरियल को एफिशिएंटली यूज किया होता तो फिर वो 2000 यूनिट बना पाता, 2000 यूनिट्स को वो मैन्युफैक्चर कर पाता। तो अगर 2000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर देता, सेल्स मैनेजर बोलेगा वो 2000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर देता, तो मैं उसको सेल कर देता और अपना सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस तो अपने को दिखता ही नहीं। तो इन दैट केस जो गलती जाती है वो प्रोडक्शन हेड के ऊपर जाती है, राइट। तो ये अपन ने रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच के बेसिस पर कैलकुलेशन करके पता लगाया कि ये जो गलती है वो सेल्स मैनेजर की नहीं है, वो गलती है प्रोडक्शन हेड की, क्योंकि उसने इनएफिशिएंट यूज किया मटेरियल का और वो 2000 यूनिट्स की जगह पर 1800 यूनिट्स ही बना पाया 20,000 केजीज में। और इसकी वजह से जो अपने 200 यूनिट्स कम मैन्युफैक्चर हुए हैं उसके ऊपर जो अपना कंट्रीब्यूशन लूज हो रहा है, कंट्रीब्यूशन कितना लूज हो रहा है, 200 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो ये आएगा आपका 16,000। अब इस 16,000 का जो वेरिएंस आपका जाना चाहिए वो भी मटेरियल यूसेज के अंदर जाना चाहिए, ना कि सेल्स वॉल्यूम के अंदर। तो आपका 8,000 का तो जो मटेरियल यूसेज का वेरिएंस है कन्वेंशनल के हिसाब से वो तो है ही, प्लस आपका 16,000 का जो एडवर्स जा रहा है कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, वो भी आपको इधर ऐड करना चाहिए मटेरियल यूसेज के अंदर, और आपका मटेरियल यूसेज अल्टीमेटली बन जाता है 24,000 से एडवर्ड्स। ओके, तो ये भी आप ले लेते हो कंसिडरेशन में और आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है कि लेबर स्केर्स है, यानी कि अपने पास जो नंबर ऑफ आवर्स है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो अपने को 16,000 आवर्स पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है, राइट। अब अपन ने देखा कि 14,400 में हम लोग मैन्युफैक्चर कर पाते 1800 यूनिट्स को, बट एक्चुअल में अपन ने 14,800 आवर्स को यूज किया है 1800 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये जो 400 आवर्स मैंने इनएफिशिएंटली यूज किए थे, इसकी वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन कितना लॉस हो रहा है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन मैंने निकाला है 80 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे स्टैंडर्ड आवर्स लगते हैं 8 आवर्स, तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन पर आवर आता है वो आता है 10 रुपीज का, 80 डिवाइडेड बाई 8 10 रुपीज का आ गया। तो 400 आवर्स को अगर मैं इनएफिशिएंटली यूज करता हूं तो मेरा 400 मल्टीप्लाइड बाय 10 का कंट्रीब्यूशन लूज होता है, जस्ट बिकॉज मैंने लेबर आवर्स को इनएफिशिएंटली यूज किया था। ओके, तो 4,000 का जो वेरिएंस हो रहा है जनरेट सेल्स वॉल्यूम के अंदर, वो एक्चुअली लेबर के इनएफिशिएंसी की वजह से, इसलिए मुझे उसको लेबर वेरिएंस के अंदर लेके जाना चाहिए, ना कि सेल्स वॉल्यूम के अंदर। तो अगर मेरा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस टोटल में 16,000 का है, जिसमें से 4,000 जाना चाहिए लेबर के अंदर, तो वो मैं लेके जाऊंगा लेबर के अंदर और मेरा सेल्स वॉल्यूम रह जाएगा सिर्फ 16 माइनस 4 विच इज 12,000। ओके, और आपका लेबर वेरिएंस था 3200 का, इसमें 4,000 आप ऐड कर दोगे तो 7200 का हो जाएगा। तो इस तरह से आपने स्कैर्स लेबर के अंदर भी कैलकुलेशन कर लिया है। और अगर आपका कोई भी स्कैर्स इनपुट नहीं है तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम तो नहीं रहने वाला, आपके जो मटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस है वो सेम रहने वाले हैं, और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, वो आएगा 16,000। तो इस तरह से भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो अगर अपन लोग लॉजिकली सोचते हैं तो ये आंसर बहुत ही ज्यादा अपने को अच्छे से चल जाता है। इसमें आपको समझने की जरूरत यह है कि अपन ने कैलकुलेशन इसलिए किया है कि अपन लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। अगर मटेरियल को अपन ने इनएफिशिएंटली यूज किया, अपने पास लिमिटेड था मटेरियल और उसकी वजह से अपन प्रोडक्शन नहीं कर पाए, तो उसको सेल नहीं कर पाएंगे। और सेल्स में जो वेरिएंसेस दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को अपन ने करेक्टली यूज नहीं किया, एफिशिएंटली यूज नहीं किया उसकी वजह से, तो उसके पीछे सेल्स मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल बताना तो गलत हो जाएगा। इसके लिए अपने को प्रोडक्शन हेड को पकड़ना पड़ेगा। सिमिलरली लेबर के अंदर भी इसी तरह से कैलकुलेशन अपन ने किया ताकि अपन आइडेंटिफाई कर पाए कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। ओके, तो इस तरह से आपका सोल्यूशन हो जाता है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं।
तो देखा आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें अपने को डायरेक्ट लेबर रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस के ऊपर इंटरप्रिटेशन देना है। तो मटेरियल वेरिएंसेस अपन कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे, सीधे लेबर के ऊपर जा रहे हैं। तो लेबर अपने को स्टैंडर्ड दिया हुआ है 6 आवर्स 8 पर आवर, और अपने को यहाँ पर बजट में प्रोडक्शन बताया 50,000, एक्चुअल में बताया 52,000, और एक्चुअल में बताया हुआ है डायरेक्ट लेबर अपन ने कंज्यूम किए 3 लाख आवर्स, और उसका कॉस्ट अपने को पड़ा 24,42,000। तो थोड़ा सा अपन कैलकुलेशन यहाँ पर ओरली कर लेते हैं। वैसे तो आपको कैलकुलेशन पूरा करके और फिर इंटरप्रिटेशन देना चाहिए, बट क्योंकि बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है तो मैं आपके साथ में ओरली डिस्कस कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, और फिर अपन इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि अगर अपन 52,000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए 3 लाख आवर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा जो रेशियो आता है या फिर पर यूनिट आवर्स जो होते हैं वो 6 से कम होते हैं, जो कि अपना स्टैंडर्ड 6 दिया हुआ है, और 6 से कम आवर्स में अगर यूज़ करता हूँ पर यूनिट, तो फिर मेरा एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल दिखने वाला है। और वहीं पे थोड़ा सा कंपैरिजन रेट के ऊपर करते हैं, तो अपने को स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 8 रुपीज़ पर आवर का, और एक्चुअल का कैलकुलेशन करेंगे तो 24,42,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख करना पड़ेगा, जो कि 8 से ज़्यादा आएगा, राइट? क्योंकि 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8 आपका 24 लैक्स होता है, तो 24 लैक्स के ऊपर का आपका यहाँ पर कॉस्ट एक्चुअल में इनकर हुआ है, इसलिए आपका जो रेट वेरिएंस आएगा वो आएगा एडवर्स। तो अब इसको यूज़ करके अपन थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन में आपको दो बातें दोनों जगह पे लिखनी पड़ेगी। जब अपन बात कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर रेट की, तो वहां पर अपन लिख सकते हैं या तो अपना स्टैंडर्ड ही गलत था, अपने को स्टैंडर्ड रिवाइज करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो कि आपने एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए तो बोनस पेमेंट किया, या फिर आपने उनको बोला था कि आप ज़्यादा पेमेंट उनको करोगे। और वहीं पे एफिशिएंसी वेरिएंस के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि या तो आपने स्टैंडर्ड गलत लिया है, इसको आपको रिवाइज करना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि अपना रेट ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि एक्स्ट्रा प्राइस पे अपन ने किया है, तो एक्स्ट्रा पैसा मिलने की वजह से इनका एफिशिएंसी इंप्रूव हो गया था। तो लास्ट में अपन जो कंक्लूजन लिखेंगे उसके अंदर ये लिख सकते हैं कि क्योंकि अपन ने ज़्यादा पेमेंट किया तो अपना रेट वेरिएंस तो एडवर्स दिखता है, बट उसकी वजह से अपना एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल दिखता है, और अपना एफिशिएंसी इंक्रीज्ड दिखता है स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप इसको बहुत आसानी से कर पाओगे। कैलकुलेशन वाले पार्ट में तो बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, और इंटरप्रिटेशन अपन ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप एक बार रीड कीजिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं।
तो देखो आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन के अंदर अपने को बताया हुआ है यहाँ पर बजटेड डेटा, और पहले तो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, उसके बाद बजटेड डेटा में बताया है दो सिस्टम्स के बारे में। इसको मैं कहूँगा 3K और इसको कहूँगा 5K क्योंकि नाम बहुत बड़ा है। सो 3K सिस्टम का इंफॉर्मेशन दिया है बजटेड 1500 यूनिट्स का सेल्स होना था, सेलिंग प्राइस दिया है और स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है पर सिस्टम। फिर 5K का भी अपने को दिया हुआ है। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने को एक मेल फॉरवर्ड करके भेजा है, सेल्स मैनेजर के से आया हुआ है ये मेल, और उसने क्या लिखा है इसके अंदर, उसने कहा है कि इनका जो ये महीना रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, इनका सेल्स बहुत अच्छा हुआ है। इसको एक एडवर्स सेल्स प्राइस वेरिएंस दिख रहा था 3K सिस्टम में 22,50,000 का, बट उसने उसको कॉम्पनसेट करने के लिए 5K सिस्टम का प्राइस बढ़ा दिया और उसने बोला कि 3K सिस्टम का जो सेल्स हुआ है वो एज पर एक्सपेक्टेशन ही रहा है, बट 5K सिस्टम का जो सेल्स हुआ है वो एक्सेप्शनल रहा है, और उसकी वजह से इनको सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस देखने को मिलता है 23,75,000 का फेवरेबल। तो इसको लगता है कि इसको बोनस मिलना चाहिए। अपने को ये फॉरवर्ड किया मेल और अपने से ओपिनियन मांगा है। अपने पास एक्चुअल रिजल्ट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं 3K सिस्टम और 5K सिस्टम के। सो 1500 यूनिट्स अपन ने सेल किए 3K के और 5K के सेल किए 600 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस अपने को यहाँ पर बता रखी है। उसके बाद अपने को यहाँ पर बताया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि 3K का मार्केट डिमांड तो उतना ही था जितना अपन ने बजट में अज्यूम किया था, बट 5K का डिमांड 50% से इंक्रीज हुआ, यानी कि जो टोटल मार्केट का डिमांड था वो 5K सिस्टम के लिए 50% से इंक्रीज हो गया है, और अपने पास इतनी कैपेसिटी थी कि अपन अपनी रिवाइज्ड डिमांड यानी कि 750 यूनिट्स की डिमांड को सेटिस्फाई कर पाते। तो अपने को ये सारे इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए कैलकुलेट करना है ऑपरेशनल वेरिएंसेस। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अपने को प्लानिंग वेरिएंसेस यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करने हैं, अपने को सिर्फ ऑपरेशनल वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं, और अपने को सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस निकालना है, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है, और फिर कमेंट करना है के की परफॉर्मेंस पे। तो चलिए सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो अपन ने सबसे पहले तो ले लिया अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड मार्जिन। अपने पास ये दोनों ही है, तो स्टैंडर्ड मार्जिन कैसे निकाल सकते हो आप, आपकी स्टैंडर्ड टेबल दी हुई है, उसके अंदर आपको स्टैंडर्ड प्राइस बताया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट बताया हुआ है, तो आप निकाल सकते हो आपका स्टैंडर्ड मार्जिन। वो आपने निकाल लिया है। 3K सिस्टम का आया है 6250 और 5K का आया है 23,750। अपने पास में क्वांटिटी भी है तो आप निकाल सकते हो। इसके साथ में जब अपन कंपैरिजन करते हैं अपने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की, तो आपका प्लानिंग वेरिएंस होता है। अपने को शुरुआत करना पड़ेगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ही। ओके, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने पास आ जाती है 1500 यूनिट्स ऑफ 3K एंड 750 यूनिट्स ऑफ 5K सिस्टम। स्टैंडर्ड मार्जिन तो सेम ही है, तो इसके साथ में आप क्या कंपेयर करते हो, आपके रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी को। अब यहाँ पर आपके दो चीजें चल रही है, एक तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड दूसरा है रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी तो वो जो मिक्स अपन लेके आते हैं ना स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से, वो चीज होती है, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है आपके जो रिविजन होते हैं मार्केट कंडीशंस में, उसके हिसाब से आप निकालते हो। तो वो आपका 750 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और 3K सिस्टम का 1500 ही रहने वाले, यानी कि वो सेम टू सेम चल रहा है। तो अपने को टोटल बताया हुआ है 2100 यूनिट्स हमने सेल किए हैं। 1500 तो अपन ने सेल किए 3K सिस्टम के, और 600 यूनिट्स अपन ने सेल किए 5K सिस्टम के, तो टोटल 2100 आ गया। इसको अपने को स्टैंडर्ड रेशियो में लेके आना पड़ेगा। अपना स्टैंडर्ड रेशियो अपन ओरिजिनल वाला लेंगे या रिवाइज्ड वाला, तो डेफिनेटली अपन रिवाइज्ड वाला लेंगे, और रिवाइज स्टैंडर्ड अपना दिख रहा है 1500 और 750, तो रेशियो आ गया 2:1, और 2:1 के रेशियो में जब अपन अरेंज करेंगे 2100 को, तो 1400 तो आ जाएगा 3K सिस्टम का और 700 आ जाएगा 5K सिस्टम का। स्टैंडर्ड मार्जिन आपका सेम रहने वाला है। और उसके बाद ऑपरेशनल मिक्स अपन निकाल सकते हैं, और उसके बाद आपका एक्चुअल क्वांटिटी तो है ही, और स्टैंडर्ड मार्जिन भी आपके पास में है। अपने को मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए बोला हुआ है और वॉल्यूम वेरिएंस निकालने के लिए बोला हुआ है, इसलिए अभी तक अपने को एक्चुअल मार्जिन की जरूरत पड़ी ही नहीं है, तो अपना स्टैंडर्ड मार्जिन में ही काम हो रहा है। ओके, तो अपन क्या कर रहे हैं, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड मार्जिन को कंपेयर कर रहे हैं, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड मार्जिन से, तो अपना ऑपरेशनल मिक्स का वेरिएंस निकल जाता है। ये आपका निकल गया। और वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्वांटिटी को भी निकालना पड़ेगा और फिर क्वांटिटी और मिक्स को ऐड करना पड़ेगा। ओके, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। तो डायरेक्टली निकालने की बजाय मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ही करके बता दिया अपने चार्ट के हिसाब से। और ऑपरेशनल मिक्स अपना निकलता है 17,50,000 एडवर्स, और अपना वॉल्यूम निकलता है 35,62,500 एडवर्स। तो इस तरह से अपन ने कैलकुलेशन किया ऑपरेशनल वेरिएंसेस का। तो अपने को वॉल्यूम भी एडवर्स दिखता है और मिक्स भी एडवर्स दिखता है, राइट। और अपन देख रहे हैं कि उसका जो 23,75,000 का
फेवरेबल वेरिएंस उसको दिख रहा था, सेल्स मार्जिन, वॉल्यूम वेरिएंस, उसमें उसने प्लानिंग का फेवरेबल वाला पार्ट भी कंसिडर कर लिया था, इसलिए वो उसका फायदा उठाना चाह रहा था और उसको लग रहा था कि उसको बोनस मिलना चाहिए। बट जब अपन ने डिटेल में जाके कैलकुलेशन किया, प्लानिंग को सेपरेट किया और ऑपरेशनल को सेपरेट किया, तो अपने को पता चला कि इनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो पुअर रहा है और इसकी मदद से अपन कह सकते हैं कि इसको बोनस नहीं मिलना चाहिए। इनफैक्ट इनके ऑपरेशनल मिक्स वेरिएंसेस और इनका जो ऑपरेशनल वॉल्यूम वेरिएंस है वो दोनों का दोनों ही एडवर्स है। तो इसके बेसिस पर के का जो स्टेटमेंट था वो गलत अपन कह सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये भी सोल्यूशन हो जाता है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए और उसके बाद अपन लेक्चर एंड करते हैं। सो अपना बैच फाइनली कंप्लीट हो रहा है। आई एम रियली हैप्पी एंड आई होप आपको ये लेक्चर्स बहुत पसंद आए हो और ये लेक्चर्स ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया हो। द बेसिक ऑब्जेक्टिव वॉज टू मेक यू कॉन्फिडेंट इन दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट पढ़ रहा था क्योंकि इसको कैसे पढ़ना है वहाँ पर डिफिकल्टी आ रही थी। बाकी सब्जेक्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत लॉजिकली चलता है। तो हमने ट्राई किया है कि आपके लिए इस सब्जेक्ट को आसान बना पाओ और आई होप कि मेरे लेक्चर्स की वजह से आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट आसान हो गया होगा। प्लीज़ राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन और गिव मी अ फीडबैक बाय ईमेल, या फिर आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, बट नॉट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर या फिर टेलीग्राम के ऊपर, या फिर आप मुझे मेल भी सेंड कर सकते हैं। ओके, तो आई विल सी यू वेरी सून विद द केस स्टडी लेक्चर्स एंड विद द डिस्कशन ऑफ RTP, MTP एंड पास्ट पेपर क्वेश्चंस। सो ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू वेरी सून। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आपको इसकी वजह से नोटिफिकेशंस आते रहेंगे मेरे केस स्टडी लेक्चर्स के बारे में, और उसके अलावा RTP, MTP पास्ट पेपर के जो क्वेश्चन का डिस्कशन होगा उसके लेक्चर के बारे में भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।